उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, पहले इनको फॉर्मुलेट करना है, मतलब इन प्रॉब्लम को पढ़ के एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। वो फॉर्मूले मतलब आपके पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। कहने वाली सीधी सीधी बात यह है कि आपको ना यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब जैसे स्टेटमेंट दे देता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ के अपनी इक्वेशन को जनरेट करते हैं। और जब हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं, वैसी वाली कहानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। उसको क्या करना है, करंट की स्पीड भी निकालनी है जो वहां पर पानी फ्लो हो रहा है, और स्टिल वाटर की स्पीड वगैरह भी निकालनी है। तो सबसे पहले कहानी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को करने से पहले हमें ना यहाँ पर कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। वो बेसिक क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। आपके पास जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो बेसिकली दो तरीके से होता है। या तो पानी रुका हुआ होगा या तो पानी फ्लो कर रहा होगा। कहानी समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए तालाब का पानी है, नहर का पानी है, नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, जैसा भी पानी आप उठा लीजिए। कहानी में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं कि जो भी आपका वाटर है वो वाटर या तो रुका हुआ होगा या तो वो वाटर यहाँ पे चल रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास दो चीजें आ गई। वाटर के बारे में समझने के लिए मेरे पास दो चीजें आ गई। सबसे पहली चीज ये आई है कि या तो पानी रुका हुआ है, या तो पानी रुका हुआ है, और या तो यहां पर पानी चल रहा है। ये दो कंडीशन मेरे पास आ गई हैं। तो जो पानी रुका हुआ होता है उसको हम लोग यहां पर स्टिल वाटर कहते हैं। अगर पानी आपके सामने रुका हुआ है तो आप लोग उसको यहां पर स्टिल वाटर कहते हो। और अगर पानी आपके सामने चल रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग यहां पर स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग यहां पर? स्ट्रीम। बुक वाले ने स्ट्रीम का नाम ही यहां पर करंट दिया हुआ है। बुक वाले ने स्ट्रीम का नाम इसी क्वेश्चन में यहां पर करंट दिया हुआ है। तो आप सिर्फ पहले आप सिर्फ दो चीजों को याद रखिएगा कि जो पानी है या तो वो पानी रुका हुआ होगा या तो वो पानी यहां पर चल रहा होगा। सिर्फ दो चीजें। अगर पानी रुका हुआ है तो हम लोग उसको यहां पर स्टिल वाटर कहते हैं, और अगर पानी फ्लो हो रहा है, चल रहा है, तो उसको हम लोग यहां पर स्ट्रीम या फिर करंट कहते हैं। अब क्वेश्चन की कहानी है कि जो ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम कर रही है, वो अप स्ट्रीम कर रही है। इन चीजों को भी समझिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सिर्फ इतना तो समझ आ गया कि पानी या तो रुका हुआ है या तो चल रहा है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अपना क्या करता हूं, एक बोट लेकर आता हूं, एक जहाज वगैरह या फिर शिप वगैरह आप कुछ भी कह सकते हो। और मैं ना जब बोट लेकर आता हूं तो बोट को जब पानी में रखूंगा तो पानी मान लीजिए फ्लो हो रहा है, तो जब मैं बोट को पानी के अंदर रखूंगा तो मेरे सामने दो कंडीशन आएगी। मेरे सामने दो कंडीशन आएगी कि मैं बोट को पानी के अंदर चला रहा हूं, तो मेरे सामने कंडीशन ये आएगी कि क्या मैं बोट को उसी डायरेक्शन में चला रहा हूं जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, या फिर मैं बोट को उस डायरेक्शन में चला रहा हूं जहां पर पानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक बोट लेकर आया तो पानी, मान लीजिए अभी मैं ये कहता हूं आपसे कि पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पानी अभी इस तरफ जा रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं बोट लेकर आया और बोट भी इस तरफ चली गई, तो इसका मतलब पानी की डायरेक्शन, पानी भी इधर जा रहा है और बोट भी इधर जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अगली कहानी ऐसे हो सकती थी कि मान लीजिए पानी इस तरफ फ्लो हो रहा है, पानी इस बार इधर नहीं जा रहा, इस बार पानी इधर जा रहा है। तो जब पानी इधर जा रहा है और कंडीशन हो सकती थी मेरा बोट उधर जा रहा है, तो इसका मतलब मैं वाटर की डायरेक्शन से अपोजिट उसमें चला गया। कहानी समझ आ रही है?
दो कंडीशन हो सकती थी। मान लीजिए मैं पानी में बोट वगैरह चला रहा हूं या कुछ कोई सा भी ऐसा काम कर रहा हूं, तो कहानी ऐसे हो सकती थी कि वो जो बोट है वो पानी के अंदर उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें पानी चल रहा है, मतलब बोट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, या फिर बोट उस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जिधर पानी फ्लो हो रहा है। पहली कंडीशन थी कि पानी भी इधर गया और बोट भी इधर गया, तो सेम डायरेक्शन। दूसरी कंडीशन ऐसी थी कि पानी तो इधर जा रहा है लेकिन बोट उधर जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, जैसे आप लोगों के आसपास आंधी वगैरह तो कभी ना कभी आती होगी। तो जब आप लोग क्या करते हैं आंधी वगैरह में, मान लीजिए मैं कल साइकिल चला रहा था, कल आंधी आ रही थी और कल मैं साइकिल चला रहा था। तो जब मैं साइकिल चला रहा हूं और मान लीजिए आंधी पीछे की तरफ से आ रही है, मैं साइकिल इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं और आंधी भी पीछे से ही आ रही है, मतलब मेरी पीठ पर पड़ रही है और मुझे इस तरफ की तरफ धकेल रही है। तो कंडीशन आ गई कि मैं जिधर जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में आंधी जा रही है, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन हो सकती थी कि मैं तो साइकिल लेके उधर जा रहा हूं लेकिन आंधी बिल्कुल इस तरफ से आ रही है। कहानी समझ आ रही है? आंधी इस तरफ से आ रही है, तो इसका मतलब अब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, क्योंकि साइकिल तो उधर जा रही है, आंधी तो उधर आ रही है। ये समझ आया? अच्छा, किसी के मन में ये तो नहीं आया सर आंधी इधर से भी आ सकती है इधर से भी आ सकती है? बेटा वो मैंने एग्जाम्पल लिया है। आपको पता है जो नदी वगैरह का पानी होता है वो या तो इधर ही फ्लो होगा या तो इधर ही फ्लो होगा, इधर या इधर फ्लो नहीं होता। जो आपके सामने नदी है वो सिर्फ लेंथ की डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, मतलब वो लेंथ की डायरेक्शन में या तो उधर जा रही होगी या इधर जा रही होगी, वो ब्रेथ की डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं होती। तो आंधी वाला केस मैंने सिर्फ दो तरीके से लिया है, या तो सामने से हवा आ रही होगी या तो पीछे से हवा आ रही होगी। अगर मान लीजिए मैं इधर जा रहा था, हवा पीछे से आ रही थी तो सेम डायरेक्शन, और मैं इधर जा रहा था हवा सामने से आ रही थी तो अपोजिट डायरेक्शन। अब समझिएगा, अगर अगर वो पानी वाली बोट और वो पानी वाली बोट और वो पानी अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग यहां पर डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसको हम लोग यहां पर डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अगर कोई ये बोल रहा है ना आपसे डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी भी जा रहा है। तो इसका मतलब आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिधर आपका पानी जा रहा है उधर ही आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बोट को लेकर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। लेकिन आपके पास ये जो जहाज है आपकी, मान लीजिए बोट है, जो शिप है आपके पास, या फिर आपके पास जो वाटर है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम लोग यहां पर अप स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। मतलब अगर किसी ने आपसे अप स्ट्रीम कह दिया तो इस चीज को समझ जाइएगा कि वो आपसे ये कहना चाहता है कि जिधर पानी जा रहा है आप उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पानी अगर इधर जा रहा है तो आप इधर जा रहे हैं। ये कहानी समझ आई? तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब था। अब थोड़ी सी बात फिर से समझिएगा, क्योंकि पहले ना हमें बेसिक को समझना है क्वेश्चन करने से पहले। हालांकि आरडी शर्मा वाली बुक में से हमने इन क्वेश्चनों को कर लिया है, लेकिन एनसीईआरटी की सीरीज बनाते वक्त हम लोग इनको दोबारा उसी लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब थोड़ी सी कहानी और समझिएगा। मान लीजिए मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि मेरे पास जो बोट है उस बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और ये जो मेरे पास यहां पर पानी है उस पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या करा, बोट की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड को मान लिया y किलोमीटर पर आवर। इसको मैं ऐसे यहां पर समझा सकता था कि मान लीजिए जो मेरे पास यहां पर बोट है उस बोट की स्पीड है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो मेरे पास यहां पर पानी है इस पानी की स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर समझिएगा, देखिए बोट की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका क्या मतलब है, बोट अपनी ताकत इतनी लगा रहा है कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच जाए। अब यहां से ना क्वेश्चन की कहानी स्टार्ट होती है। क्या कहानी स्टार्ट होगी समझना। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर वो दोनों के दोनों
डाउन स्ट्रीम कंडीशन में फॉलो हो रहे हैं। डाउन स्ट्रीम कंडीशन में फॉलो होने का मतलब जिधर बोट जा रही है उधर ही पानी जा रहा है। तो अब मैं यहां पर हेल्प लूंगा उसी आंधी वाले एग्जाम्पल की, जो आंधी तूफान आता है उसके एग्जाम्पल की। जैसे समझिएगा, मान लीजिए मैं साइकिल लेकर अपने इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हूं और पीछे से आंधी आ रही है। तो आप लोगों को पता है आप काफी धीरे धीरे चल रहे होंगे, लेकिन जब पीछे से आंधी लगी तो आप लोगों की स्पीड और तेज हो जाती है। ऐसा होता है। मान लीजिए आप यहां पर इस तरीके से साइकिल चला रहे हैं और पीछे से आपको बहुत तेज आंधी की या तूफान की हवा लग रही है, तो आप लोग क्या करते हैं, आपकी जो साइकिल की स्पीड है वो तेज हो जाती है, वो काफी तेज हो जाती है। तो वैसे ही कहानी यहां पर होगी। अगर मैं डाउनस्ट्रीम वाले कंडीशन की बात करूंगा तो डाउनस्ट्रीम वाले कंडीशन को समझना, जो बोट है मान लीजिए वो यहां पर अपनी 60 किलोमीटर की ताकत लगा रहा है और पीछे से पानी भी आके उसको 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे भेज रहा है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते थे कि जैसे मैं साइकिल लेकर 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं और पीछे से वो हवा आई, उसने 40 किलोमीटर की और ताकत लगा के मुझे आगे धकेला। तो अब मेरे पास जो टोटल स्पीड आएगी, मैं बहुत तेज चलने लगूंगा। तो मैं कितना तेज चलने लगूंगा, इन दोनों को प्लस कर दो, पता चल जाएगा। डाउनस्ट्रीम वाली कहानी समझ आई। आप अपनी जो भी रिजल्ट लगा रहे हैं, आप अपना जो भी फोर्स लगा रहे हैं, उसके अलावा आपके पास जो पीछे वाली कंडीशन है, पीछे पानी है, पीछे हवा है, वो भी आपके सामने फोर्स लगाएगा, वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो आपके फोर्स में उसका फोर्स भी आ गया। इसका मतलब अब आप काफी तेज चलने लगोगे, क्योंकि आप भी अपनी ताकत लगाकर इस तरफ जा रहे थे, पीछे वाला बंदा भी अपनी ताकत लगाकर आपको इस तरफ धकेल रहा है, जिसका मतलब अब आप बहुत तेजी से चलने लग जाओगे। तो डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन में क्या होता है, जो आपके सामने बोट है और जो आपके सामने वाटर है, दोनों की स्पीड यहां पर प्लस हो जाती है। दोनों की स्पीड यहां पर प्लस हो जाती है। मतलब अगर बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो डाउनस्ट्रीम वाले कंडीशन में उसकी जो स्पीड होगी वो यहां पर x प्लस वाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे अप स्ट्रीम की। अब अप स्ट्रीम को समझिएगा, मैं फिर से वही साइकिल और आंधी वाला एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए मैं साइकिल लेकर इस तरफ आगे की तरफ इंक्रीज कर रहा हूं और सामने से ही बिल्कुल हवा आ रही है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप मान लीजिए इस तरफ आगे जा रहे हैं और सामने से हवा आ रही है, तो आपकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है। आप बहुत तेज तेज पेंडल मारने लगते हैं, फिर भी आप लोगों की साइकिल बहुत धीरे धीरे चलने लगती है। इवन कभी कभी तो चलती ही नहीं, क्योंकि हवा का प्रेशर सामने से बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे ही आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो ये बोट है, वो बोट अपनी ताकत आपको इस तरफ लगा के भेज रहा है। बोट 60 किलोमीटर, मैंने जो एग्जांपल लिया है, बोट 60 किलोमीटर की स्पीड से आपको इधर भेज रहा है, लेकिन ये जो पानी है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि मैं अपस्ट्रीम वाली कंडीशन को फॉलो करूंगा। तो बोट 60 किलोमीटर की स्पीड से इधर भेज रहा है और पानी ने अपना अपोजिट फोर्स लगा दिया 40 का। तो आप ये बताओ मुझे, जो आपके सामने नेट स्पीड आ जाएगी, वो नेट स्पीड कम होगी या फिर ज्यादा हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगी, क्योंकि आप अपना फोर्स इधर लगा रहे हो और सामने वाले ने अपना फोर्स और ज्यादा आपके पीछे लगा दिया। मतलब जितना आप लगा रहे हैं उतना या उससे कम आपके सामने उसने फिर फोर्स लगा दिया। तो भाई आपके स्पीड, जो आपकी ओरिजिनल स्पीड थी, नॉर्मल सी बात है, आप उससे धीरे ही चलोगे। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा जो लाइव एग्जांपल है वो यही वाला है, आंधी वाला। कि जब आप इस तरफ मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं और सामने से हवा आ रही है, तो आप बहुत तेज तेज पेंडल मारने लग जाते हैं, फिर भी आपकी जो स्पीड होती है साइकिल की वो बहुत धीरे ही रह जाती है, क्योंकि आपको सामने से बहुत तेज प्रेशर लग रहा है हवा का। तो इसका मतलब जब कहानी अपस्ट्रीम वाली कंडीशन की आती है, तो अपस्ट्रीम वाली कंडीशन में जो आपकी स्पीड हो जाती है नेट, मतलब बोट और उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन वाली जो नेट स्पीड आती है, वो माइनस हो जाती है। माइनस हो जाने का मतलब, क्योंकि स्पीड कम हो गई, तो कम होने का मतलब माइनस हो गई। सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो स्पीड ज्यादा हो गई, ज्यादा होने का मतलब प्लस हो गई। तो अपस्ट्रीम वाली कंडीशन में जो आपकी नेट स्पीड है, वो नेट स्पीड कितनी हो गई यहां पर, x माइनस वाई। कितनी हो गई यहां पर, x माइनस वाई। याद रखिएगा, बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए पानी की स्पीड से।
अगर बोट धीरे चल रहा है, पानी उसको काफी तेजी से पीछे धकेल रहा है, तो बोट आगे नहीं जा पाएगा, वो पीछे ही चलता चला जाएगा। जैसे मैं बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहा हूं, हवा ने बहुत तेज सामने से झटका मारा, तो मैं क्या करूंगा, साइकिल को आगे चला ही नहीं पाऊंगा, साइकिल हल्की सी पीछे हो जाएगी। तो वैसे ही कहानी यहां पर है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझ आया होगा। डाउन स्ट्रीम मतलब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड प्लस हो जाती है। अप स्ट्रीम मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आपकी स्पीड जो है वो यहां पर माइनस हो जाती है। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की दोनों कहानी स्ट्रीम वाले के अंदर चलती है। पानी दो तरीके से था, या तो स्टिल वाटर या फिर स्ट्रीम वाटर। तो ये इसकी यहां पर क्वेश्चन की कहानी थी, और अब मैं क्वेश्चन को यहां पर काफी इजीली आपको समझा सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक पार्ट था, वो बेसिक पार्ट आपको यहां पर समझ आया होगा कि कौन क्या होता है, कौन क्या होता है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब उसके बाद आते हैं यहां पर क्वेश्चन की कहानी पे, क्योंकि बेसिक पोर्शन उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन की कहानी की मैं सबसे पहले ना जो लाइन है वो पढ़ लेता हूं, आपको एक बार पढ़ा दे रहा हूं। वो लाइन है कि रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु डाउन स्ट्रीम वाली डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चली जाती है 2 घंटे में। एंड अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाली कंडीशन को जब वो फॉलो करती है तो वो 4 किलोमीटर चली जाती है 2 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। तो आपको क्या करना है, स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब कहानी समझना, रुके हुए पानी में रुका, मान लीजिए पानी रुका हुआ है, तो रुके हुए पानी में वो जो बोट वगैरह टाइप का रिजल्ट होता है ना, वो उतनी ही तेज चल रहा होगा जितना वो फोर्स लगा रहा होगा। अगर पानी मान लीजिए रुका है और आप क्या कर रहे हैं, उसमें किसी बोट को फ्लो करवा रहे हैं, तो बोट की स्पीड वहां रुके हुए पानी में उतनी ही होगी जितना बोट अपना रियल फोर्स लगा रहा है। बस उसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाती है और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है। तो ये जो बोट की स्पीड को मैं यहां पर एक्स मानता हूं, वो कुछ और नहीं, वो मैं स्टिल वाटर को मान सकता हूं कि पानी, जैसे मान लीजिए पानी रुका हुआ था तो उसकी स्पीड को मैंने एक्स मान लिया था। आप समझ रहे हैं। तो वहां पर वो कुछ नहीं, वो इनडायरेक्टली बोट की स्पीड मेरे को पता चल जाती थी किसमें, जब पानी मेरे पास स्टिल वाटर में था, मतलब रुका हुआ था। तो सीधी कहानी पे आता हूं। ऋतु डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन में जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अपस्ट्रीम वाली कंडीशन में 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहली बात, जो चीज आपको निकालना है वही नहीं पता तो उसी का नाम दे दो। भाई मैथ की खास बात, जो आपको नहीं पता आप उसी का नाम देते हो। मुझे दो चीज नहीं पता, एक तो स्टिल वाटर नहीं पता और एक मुझे यहां पर करंट नहीं पता, उसमें करंट मतलब स्ट्रीम वगैरह का स्पीड। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर स्टिल वाटर का नाम एक्स दे रहा हूं। स्टिल वाटर का नाम दे रहा हूं कि स्टिल वाटर में पानी की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है। उसके अलावा जो वहां पर करंट वाला सीन है, वो जो करंट वाला सीन है, वहां पर उसकी स्पीड को बोल दे रहा हूं वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि मेरे को दो चीजें नहीं पता थी, एक तो मेरे को स्टिल वाटर की स्पीड नहीं पता थी और एक मुझे करंट की स्पीड नहीं पता थी, मैंने दोनों का ही यहां पर नाम दे दिया। अब आपको पता है डाउनस्ट्रीम वाले केस में आप सेम डायरेक्शन में जाते हो और सेम डायरेक्शन में आपकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने का मतलब प्लस हो जाती है। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी यहां पर, एक्स प्लस वाई। कितनी स्पीड हो जाएगी यहां पर, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब आप यहां पर अपस्ट्रीम वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो अपस्ट्रीम का मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब जो आपकी नेट स्पीड होती है वो कम हो जाती है। कम होने का मतलब माइनस हो जाती है। तो माइनस होकर कितनी हो गई थी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब समझिएगा, मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मुलेस का यूज करूंगा। वो जो एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है
तो आप लोग क्या कर दो, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर आपको टाइम निकालना है तो आप लोग क्या कर दो, डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड कर दो, क्योंकि स्पीड यहां से नीचे ले आओ तो यहां पर डिवाइड में आ गया। इन्हीं तीनों में से मैं किसी ना किसी एक फॉर्मूले को पकड़ूंगा और उसका यूज करूंगा। जैसे आपके सामने जो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम में वो कितना आगे गई, तो डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन में वो 20 किलोमीटर आगे गई और कितना टाइम लिया, 2 घंटे का। तो डाउन स्ट्रीम वाले केस में जो आपकी डिस्टेंस आ गई यहां पर, वो डिस्टेंस आपके पास 20 किलोमीटर आ गई, और जो आपके पास यहां पर टाइम आया वो टाइम 2 घंटा आ गया, वो टाइम 2 घंटे का आ गया, 2 आवर का आ गया। जबकि अपस्ट्रीम वाली कंडीशन में वो 4 किलोमीटर जाती है सिर्फ, क्योंकि आपको पता है वहां स्पीड कम हो जाती है तो आप धीरे ही चल पाओगे, कम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे। तो अपस्ट्रीम वाली कंडीशन में जो उसकी डिस्टेंस है वो यहां पर कितनी है, 4 किलोमीटर, और जो यहां पर आपका टाइम है वो टाइम कितना है, 2 घंटे का। अब समझिएगा, मुझे डिस्टेंस और टाइम पता है, मुझे यहां पर क्या क्या पता है, डिस्टेंस और टाइम पता है, तो स्पीड निकाल लो, या फिर एक काम करो, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे समझना ध्यान से, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम वाले केस में ये आपके पास स्पीड है, ये आपके पास डिस्टेंस है, और ये आपके पास टाइम है। तो जरा इस बीच वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो भाई, डिस्टेंस तब आएगी जब आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। तो डाउन स्ट्रीम वाले केस में ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस तब आएगी जब आप डाउन स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, जो आपके सामने डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तब आती है जब आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करते हो। तो डाउन स्ट्रीम वाले केस में आपके पास ये 20 यहां पर डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है यहां पर x प्लस वाई, क्योंकि आप डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन में हो, और जो आपके पास टाइम है वो यहां पर 2 घंटे का है। 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10 आ गया। दैट मीन्स आपके पास x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो यहां पर 10 आ गई, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो यहां पर 10 आ गई। यही काम अप स्ट्रीम में समझ लो। अप स्ट्रीम में भी आपको पता है फॉर्मूला तो वही रहने वाला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, कहानी तो वही रहने वाली है। अच्छा, अपस्ट्रीम वाली कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 किलोमीटर। तो 4 इज इक्वल टू स्पीड कितना है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, और टाइम कितना है यहां पर 2 घंटे का। 4 को 2 से उड़ाओगे 2 बचेगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास यहां पर 2 आ गई। अब आपके पास दो कंडीशन जनरेट हो गई हैं, इन दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लो बाय एनी मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं एलिमिनेशन यूज करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इजी पड़ेगा, ध्यान से देख सकते हो। जब मैं दोनों को एक दूसरे के नीचे रखूंगा तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन के लिए इसको उठा के इसके नीचे रखता हूं। ये लिखा हुआ था यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और वो लिखा हुआ है यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप जब एलिमिनेट करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x आपका 2x आ जाएगा, 10 और 2 आपका यहां पर 12 आ जाएगा। 12 को 2 से उड़ाओगे तो आपके पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इस x इज इक्वल टू 6 को उठा के या तो यहां पे या तो यहां पुट कर दो, y आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां करा, तो ये हो गया आपके पास 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, प्लस का 6 उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। इसका मतलब जो x की वैल्यू 6 आई है, x हमने नाम किसका दिया था, स्टिल वाटर का, तो स्टिल वाटर की स्पीड यहां पर 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो करंट की स्पीड है वो यहां पर 4 किलोमीटर पर आवर है। अब इस कहानी को समझिएगा,
क्या आपको ये लगता है कि जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो ये क्वेश्चन हार्ड था? नहीं, ये क्वेश्चन यहां पर बहुत ही इजी था। मुझे नहीं लगता इसने 2 मिनट का भी टाइम लिया होगा, लेकिन जो इसका बेसिक कंसेप्ट था कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो पूरा 20 मिनट खा गया। तो सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है और उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो क्या सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर सेकंड के सेकंड पार्ट की, और ये क्वेश्चन है यहां पे, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 मैन, आपके पास 2 औरतें हैं और 5 आदमी हैं, वो किसी काम को यहां पर 4 days 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वाइल, जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन, जबकि 3 औरतें हैं और 6 आदमी हैं, कैन फिनिश इट, वो उसको क्या करते हैं 3 दिनों में ही फिनिश कर देते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल यहां पर 3 टाइप्स, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो हमारा वो पानी वाला था, डाउन स्ट्रीम वाला, अप स्ट्रीम वाला, उम्मीद करता हूं वो समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर टाइम एंड वर्क का है, तो टाइम एंड वर्क की भी फिर से थोड़ी सी कहानी समझाऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, और फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। पहले कहानी समझिएगा। मान लीजिए यहां पर एक राम नाम का बंदा है। वो राम नाम का बंदा जो है किसी काम को, राम नाम का बंदा किसी काम को 6 दिनों में खत्म करता है। वो आदमी क्या करता है, किसी काम को 6 days में, वो किसी काम को 6 days में फिनिश करता है। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, जैसे मान लो उसने किसी काम को 6 days में काम करा, और ये हम मान के चलते हैं कि वो हर दिन इक्वल काम करता है, तो उसने एक दिन में कितना काम करा होगा, 1/6, क्योंकि आज भी 1/6, कल भी 1/6, फिर 1/6, फिर 1/6, फिर अब 1/6, फिर 1/6, सबका सम करने पर 1 आ जाएगा। समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी काम को 2 दिनों में खत्म करता है, तो उसने आधा काम आज किया होगा और आधा काम कल किया होगा। कोई आदमी किसी काम को 2 दिनों में खत्म करता है, तो उसने आधा काम आज किया होगा और आधा काम ही कल किया होगा। कोई आदमी किसी काम को 3 days 3 दिनों में खत्म करता है, तो उसने 1/3 पार्ट आज करा होगा, 1/3 पार्ट कल करा होगा और 1/3 पार्ट परसों करेगा। मतलब कोई आदमी अगर किसी काम को 3 दिनों में खत्म कर रहा है, तो 1/3 काम उसने आज किया, 1/3 1/3 कल करेगा और फिर 1/3 परसों करेगा। तो इसका मतलब उसके आज का काम 1/3, कल का काम 1/3, परसों का काम 1/3। अगर कोई आदमी किसी काम को 4 days 4 दिनों में खत्म करता है, तो 1/4 काम आज, 1/4 कल, 1/4 परसों, 1/4 नरसों। मतलब if any man can finish a work in 4 days, then the work of 1 day is 1/4, another day is 1/4, next another day is 1/4 and next another day is 1/4, मतलब 1/4 1/4। तो थोड़ी बहुत कहानी समझ आ रही होगी। वो बंदा किसी काम को जितने दिन में करता है उसे करने दो। अगर मुझे ये निकालना है कि उसने एक दिन में कितना काम किया, तो 1 लगा दो। जैसे वो किसी काम को 6 दिन में कर रहा था, तो उसके एक दिन का काम था 1/6। वो किसी काम को 2 दिन में कर रहा था, तो उसके एक दिन का काम था 1/2। वो किसी काम को 3 दिन में कर रहा था, तो उसके एक दिन का काम था 1/3। वो किसी काम को 4 दिन में कर रहा था, तो उसके एक दिन का काम था 1/4। मतलब कोई भी बंदा किसी काम को जितने दिन में कर रहा हो, अगर आपको यहां पर उसके सिर्फ एक दिन का काम निकालना हो, तो 1 लिख दो, मतलब वो रिजल्ट लिख दो 1 के साथ, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्यों बताया, जैसे क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन पढ़िएगा, सबसे लास्ट लाइन क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर वो एक, जैसे मान लो किसी काम को अभी जब काम कर रहे हैं, तो कुछ औरतें और कुछ आदमी साथ में मिलकर उस काम को कर रहे हैं, तो अगर वो औरत उस काम को अकेली करे, अकेली काम करे, कोई एक औरत उसी काम को, मतलब उसमें कोई आदमी ना हो एक्स्ट्रा, कोई औरत ना हो एक्स्ट्रा, एक अकेली औरत किसी काम को कर रही है,
तो वो यहां पर उसको कितने दिन में कर देगी। और कोई अकेला आदमी अगर उसी काम को कर रहा है, वहां पर कोई और आदमी नहीं होना चाहिए, कोई और औरत नहीं होनी चाहिए, तो वो आदमी उस अकेला काम को कितने दिन में कर देगा। ये चीजें हमें यहां पर निकालनी है। तो कहानी समझ आई कि क्या दिया हुआ था और क्या निकालना था। तो थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। आप जितने दिन में भी काम करते हैं, एक दिन का काम निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 1/, करते हो। अच्छा, ये जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये काम इतने दिन में हो रहा है, ये काम इतने दिन में हो रहा है, इनकी खास बात होती है, इनके क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सारी की सारी चीज एक दिन के अंदर ले जानी पड़ती है कि वो आदमी, वो फलाना आदमी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, आप तो मुझे बस ये बता दो कि उसने एक दिन में कितना किया। सारी की सारी कहानी यहां पर एक दिन के अंदर चलती है। तो ये याद रखिएगा, हमें वो जो भी रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट का हम लोग एक दिन बनाएंगे कि 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन का 1/4, 10 औरतें कर रही हैं किसी के उसको तो इतना का 1/, ये बस सारी कहानी एक दिन में चलेगी। बस ये चीज आप लोग यहां पर याद रखना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक यहां पर सिर्फ इतना ही था। जैसे क्वेश्चन समझिए, क्या निकालना था हमें कि एक औरत किसी काम को अगर कर रही है, उस काम को अगर कर रही है तो अकेले वो कितने दिन में करेगी, और कोई अकेला आदमी किसी काम को कर रहा है तो वो कितने दिन में करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे यहां पर एक फैक्ट्री वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह में मान लीजिए 10 औरतें हैं और 5 या आदमी हैं। तो उन 10 औरतों में से कोई एक औरत उस पूरे के पूरे फैक्ट्री के काम को अकेला कर रही है, और उन 5 आदमियों में से एक अकेला आदमी पूरे के पूरे फैक्ट्री के काम को अकेला कर रहा है। तो जब 10 औरतें और 5 आदमी करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो काम जो भी वो चीज यहां पर बना रहे हैं वो बहुत जल्दी से बन जाएगा। लेकिन जब अकेली औरत बनाएगी, वहां पर कोई और बंदा नहीं होना चाहिए। 15 आदमी थे, अकेली औरत कर रही है, बाकी के 14 बंदे नहीं होने चाहिए। तो वो उसी काम को कितने टाइम में कर देगी। या फिर अकेले किसी एक आदमी को उठा लो, बाकी सबको हटा दो, जितनी भी 10 औरतें हैं, बाकी बचे हुए 4 आदमी हैं उनको हटा दो, वो अकेला आदमी उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में उस सामान को बना लेगा। ऐसी कहानी है। तो सारी की सारी कहानी सिर्फ यही 2 जगह घूम फिर के रह गई कि उस औरत ने अकेला कितना काम करा, मतलब अकेले कितने दिन में काम करेगी, और वो आदमी अकेले कितने दिन में काम करेगा। सारी कहानी सिर्फ यही रह गई। तो मैं लेट कर लेता हूं कि वर्क ऑफ वुमेन अलोन, वो औरत किसी काम को अकेले x डेज में खत्म करती है, वो औरत किसी काम को अकेले x डेज में फिनिश करती है। क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कितना दिन लगा रहे हैं, और मैथ्स की खास बात ही यही है कि जो नहीं पता उसी का नाम दे दो। जैसे औरत का नहीं पता था कि वो औरत उस काम को कितने दिन में खत्म कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि भाई वो उस काम को यहां पर x डेज में फिनिश कर रही है। और ऐसे ही मान के चलूंगा वर्क ऑफ मैन, वो आदमी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, वो आदमी अकेला उस काम को y डेज में खत्म कर रहा है। क्योंकि मुझे दोनों का ही नहीं पता था, मुझे औरत के बारे में भी नहीं पता था, आदमी के बारे में भी नहीं पता था, दोनों का ही नाम दिया कि वुमेन उस काम को x डेज में फिनिश करेगी और मैन उसी काम को y डेज में फिनिश करेगा। अच्छा, कहानी समझिएगा, अगर कोई औरत किसी काम को x डेज में फिनिश करती है और मैं आपसे ये पूछ लूं कि उसका एक दिन का काम बता दो, 1 डे वर्क ऑफ फीमेल, उस औरत के एक दिन का काम बता दो। तो एक दिन का काम पता है ना, 1/, कर देते हैं। जैसे कोई किसी काम को 4 दिन में कर रहा था, हम लोगों को यहां पर क्या करना था, एक दिन का काम निकालना था, तो हम लोगों ने यहां पर 1/4 कर दिया था। वैसे ही अगर कोई औरत किसी काम को x डेज में फिनिश कर रही है और हमको एक दिन का काम निकालना है, तो हम 1/x कर देंगे। समझ आया आपको। और ऐसे ही अगर कोई आदमी किसी काम को y डेज में फिनिश करता है और मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ उसके एक दिन का काम कितना है, 1 डे का काम। क्योंकि आपको पता है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में सारी की सारी कहानी एक दिन के आसपास चलती है। तो अगर कोई मैन किसी का मेल, मतलब मेल मान लो या मैन मान लो, एक ही बात है। तो अगर कोई आदमी किसी काम को y डेज में कर रहा था
तो उसके एक दिन का काम कितना था 1/y। कहानी समझ आई? जो भी जितने दिन में भी कर रहा हो एक दिन का निकालना है तो 1 करके लिख दो। अब क्वेश्चन की कहानी पढ़ो। टू वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 days। 2 औरतें हैं और 4 आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं। 2 औरतें हैं, 2 वुमेन है, और कितने मैन है 2 वुमेन के अलावा 5 मैन है। 2 वुमेन और 5 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 4 days। वो 4 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। अब समझिए, 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को मिलकर 4 दिन में खत्म करते हैं। तो मैंने आपसे अभी क्या बोला कि एक औरत का एक दिन का काम 1/x है। तो सोचो उन दोनों की दोनों औरतों का एक दिन का काम कितना होगा। कहानी समझ आई? भाई जितनी भी चीजें दी है ना सबको 1/ में कर दो। जैसे सोचो अगर मान लो यहां पर 2 की जगह एक औरत होती तो एक औरत और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, लेकिन कहानी में 2 औरतें आ गई। तो कहानी है कि 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो सोचो अगर एक औरत के एक दिन का काम 1/x है तो 2 औरतों के एक दिन का काम कितना होगा 2/x। सिंपल सी बात है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए मैं एक दिन में 1/4 काम करता हूं, कोई दूसरा बंदा आ गया वो भी उसी काम को मतलब 1/4 ही काम करता है, तो हम दोनों कितना काम करेंगे, हम दोनों 2/4 काम करेंगे। भाई जो भी मेरा रिजल्ट है यहां पर उसमें जितने भी बंदे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा ही तो होता है जब आप किसी सामान वगैरह को खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक का दाम पूछ लेते हैं और आपने जितना भी सामान खरीदा उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी स्नैक्स को खरीदने जा रहे हो और वो 10 रुपए का पैकेट उसने दे दिया, आपको 4 पैकेट खरीदने थे तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 40 रुपीज पे करके आते हो। तो वैसे ही यहां पे था कि अगर कोई एक औरत किसी काम को मतलब एक औरत के एक दिन का काम 1/x है तो 2 औरतों के एक दिन का काम कितना होगा 2/x हो जाएगा। समझ आया? अगर एक आदमी के एक दिन का काम 1/y है तो उन 5 आदमी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5/y हो जाएगा। भाई एक आदमी 1/y कर रहा है, दूसरा फिर 1/y, तीसरा फिर 1/y, चौथा फिर 1/y और पांचवा फिर 1/y। तो टोटल कितने 1/y हो गए 5 1/y हो गए। तो वही चीज यहां पर है, जितने आदमी और औरतें दी हुई है ना उनकी यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? अच्छा ये दोनों, अब आ गया 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहे थे तो 2 औरतों के एक दिन का काम 2/x, 5 आदमियों के एक दिन का काम 5/y। अब यहां पर जब मैं एक एक दिन की बात कर रहा हूं तो इस 4 days वाली कंडीशन में भी एक एक दिन की बात करो। भाई आप यहां एक दिन की बात कर रहे हो कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो यहां वाली कंडीशन में भी एक दिन की बात करो। जैसे टोटल काम 4 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, एक दिन में काम हुआ होगा यहां पर 1/4। कहानी समझ आई? 2 औरतें थी, 5 आदमी थे, दोनों ने किसी काम को 4 दिन में खत्म करा था। मुझे यह पता था औरतों के एक दिन का काम 1/x है, आदमियों के एक दिन का काम 1/y है, ये मुझे पता था। तो अगर 2 औरतें हैं तो 2 औरतों के एक दिन का काम 2/x, 5 आदमी है तो 5 आदमियों के एक दिन का काम 5/y। अब कहानी 4 दिन में खत्म हो रही थी। अगर यहां पर बात एक दिन की चल रही है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी एक दिन की कहानी चलेगी। कहानी काम 4 दिन में खत्म हो रहा था तो 4 दिन के लिए अगर आप एक दिन का काम निकालोगे तो 1/4। ऐसे ही अगली लाइन पढ़िए। नेक्स्ट लाइन है आपकी वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन। इस बार यहां पर 3 औरतें आ गई और 6 आदमी आ गए और वो किसी काम को 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। वो किसी काम को यहां पर 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो एक औरत के एक दिन का काम 1/x, तो 3 औरतों के एक दिन का काम कितना होगा यहां पर 3/x हो जाएगा।
एक आदमी के एक दिन का काम 1/y, तो 6 आदमियों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6/y। अब अगर यहां कहानी एक एक दिन की चल रही है तो यहां भी एक दिन की उठाओ, पूरा का पूरा काम 3 दिन में खत्म होता है, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, एक दिन में काम हुआ होगा 1/3। अब आपके सामने यहां पर इक्वेशन बन गई है, इन इक्वेशन को सॉल्व करो जैसे हम लोगों ने क्या करा था 3.6 के पार्ट फर्स्ट में करा था, याद है ना आपको। नीचे वाले डिनोमिनेटर को लेट करते हैं ऐसा कुछ करके। तो चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे करते थे सॉल्व, सोचो। जो लीनियर इक्वेशन होती है, अब बेसिक की कहानी खत्म, अब तो बस क्वेश्चन करना है, बेसिक की कहानी सारी खत्म, अब समझना क्वेश्चन क्वेश्चन है बस। समझो, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके पास जो भी वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल ऊपर न्यूमिनेटर में रखे होते हैं, लेकिन यहां कहानी में वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गए। तो हम लोग क्या करते थे, यहां पे जो चीज लिखी हुई है वही चीज अगर यहां पर भी है तो उसका एक ऐसा नाम देते थे कि वो रिजल्ट हमें न्यूमिनेटर में मिल जाए। जैसे ध्यान से देखो, यहां पे 2 के पास ऊपर कुछ नहीं है 1 मान लो, 5 के पास ऊपर कुछ नहीं है 1 मान लो, 3 के पास भी ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 6 के पास भी ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब सोचो यहां पर 1/x लिखा हुआ है और वही 1/x आपका यहां लिखा हुआ है, यहां पर 1/y लिखा हुआ है और वही 1/y आपका यहां पर लिखा हुआ है। तो जो 1/x यहां है वही 1/x यहां है, जो 1/y यहां पर है वही 1/y यहां पर है। तो आप लोग एक काम करो, आप लेट कर लो। क्या लेट करते हो कि जो भाई 1/x है उसका नाम a होगा और जो आपका 1/y है उसका नाम यहां पर b होगा। क्या लेट करा आपने कि जो ये 1/x है इस 1/x का नाम a होगा और ये जो 1/y है इस 1/y का नाम यहां पर b होगा। आपने ये लेट करा तो कैसी कहानी आ गई, 2 के साथ लिखा हुआ था 1/x और 1/x का नाम दे दिया आपने a, प्लस का 5 के साथ लिखा था 1/y और 1/y का नाम दे दिया आपने b और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/4। यहां पर लिखा हुआ था 3 के साथ 1/x का नाम दिया आपने a, प्लस का 6 के साथ 1/y और 1/y का नाम दिया आपने यहां पर b और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/3। अब जिनका नाम दिया था उसका दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, और जो ये इक्वेशन आई है इनको दे दो थर्ड और फोर्थ। अब हमें किसी तरीके से यहां पर इस थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चाहे जिस मेथड का यूज करो, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर एलिमिनेशन, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एलिमिनेशन ही लगाता हूं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, एलिमिनेशन लगाने के लिए हमें किसी ना किसी को एलिमिनेट करना होगा। आपके पास बेसिकली 2 वेरिएबल हैं, एक तो वेरिएबल a है और अनदर वेरिएबल यहां पर b है। तो इन दोनों वेरिएबल में से हमें किसी ना किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब देखो, एलिमिनेट करने के लिए कैसे एलिमिनेट होता था, हमें उस वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम बनाना होता था। यहां पर a का कॉफिशिएंट 2 है और यहां पर a का कॉफिशिएंट 3 है, जबकि यहां पर b का कॉफिशिएंट 5 है और यहां b का कॉफिशिएंट 6 है। तो मुझे लगता है b का कॉफिशिएंट थोड़ा बड़ा है a के कंपैरिजन में, तो मैं a को एलिमिनेट करता हूं। अच्छा, एलिमिनेट करने का तरीका पता था, कॉफिशिएंट सेम बनाना है, तो कॉफिशिएंट सेम कैसे बनेगा, यहां पर a के पास 2 लिखा हुआ है और यहां पर a के पास 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, आप एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम लोगे, 2 और 3 का, जो इसके पास है और जो इसके पास है। तो 2 और 3 का एलसीएम यहां पर 6 आ जाएगा। अब यहां पर इस वाले 2 को किसी ना किसी तरीके से 6 बनाओ और इस वाले 3 को भी किसी ना किसी तरीके से 6 बनाओ। तो थोड़ा सा सोचो भाई, 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं ताकि 6 बन जाए, 3 की। तो पूरी की पूरी कंडीशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो यहां पर 3 से। चलो पहले यही कर लेते हैं।
तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6a हो गया, प्लस का यहां पे 3 5 जा 15b हो गया, और यहां पे 3 1 जा 3 अपॉन में 4 हो गया, 3 1 जा 3 अपॉन में 4। अच्छा इसको सोचो, यहां पे 3 था, बनाना क्या था, 6 बनाना था, तो 3 6 कब बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। तो पूरी की पूरी कंडीशन नंबर 4 में यहां पर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6a हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 जा 12b, और यहां पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ गया। अब ये दो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई हैं, इनका नाम दे दो कंडीशन 5th और कंडीशन नंबर 6, मतलब इक्वेशन 5th और 6th। अब इनको यहां पर एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए एक को उठा के दूसरे के नीचे पुट कर दो। तो ये लिखा हुआ है 6a प्लस का 15b इज इक्वल टू 3/4। अच्छा ये सब लिख लेना, नाउ एलिमिनेटिंग इक्वेशन नंबर 4th एंड इक्वेशन नंबर 6th, इस तरीके से। और ये लिखा हुआ है यहां पर 6a प्लस का 12b और इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। आप जब एलिमिनेट करने जाओगे तो आप इस चीज का ध्यान देते हो कि जो भाई जिस चीज को एलिमिनेट कर रहे हैं उसका साइन कैसा है। अगर सेम साइन के हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस के हैं, तो साइन चेंज करो, और अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो डायरेक्ट काट दो। जैसे हमने a को एलिमिनेट करना चाहा, तो a का साइन यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो दोनों सेम साइन के हैं तो साइन चेंज करो। यहां प्लस का माइनस, यहां प्लस का माइनस, यहां प्लस का माइनस, और 6a से 6a कैंसिल। 15b में से 12b को माइनस करोगे तो आपके पास 3b आ जाएगा, और यहां पर तो 3/4 में से 2/3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया यहां पर 3b इज इक्वल टू 4 और 3 का एलसीएम आपके पास 12 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3, और ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9, माइनस 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, ये थ्योरी वाला पार्ट रफ करता हूं। चलिए, तो ये आपके पास यहां पर आ गया 3b इज इक्वल टू 9 में से 8 गया तो 1 और डिवाइडेड बाय 12। जो 3 मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले आओ, तो b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 12 3 जा 36। इस b की वैल्यू को उठा के जहां भी पुट कर दो, या तो यहां कर दो या तो यहां कर दो, आपका a आ जाएगा। आसान पढ़ने के लिए मैं यहां करना चाहूंगा, क्योंकि 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहां 5 से नहीं होता, तो ऐसी थोड़ी बहुत चालाकी करा करो। मान लीजिए मैंने यहां करा, तो ये हो गया आपके पास 3a प्लस का 6 के साथ b, और b की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन में 36 और इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। ये हो गया 6 6 जा 36, तो 3a के साथ लिखा हुआ है 1 अपॉन में 6। अच्छा ये प्लस का 1 अपॉन 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 1 अपॉन 3 में से माइनस कर दो 1 अपॉन 6, तो ये हो गया यहां पर 3a के साथ 3 और 6 का एलसीएम लो तो 6 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में तो 2 ही आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल तो 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 आ जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन में 6 आ गया। अब ये 3 जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले आओ, तो 6 3 जा कितना हो गया 18, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन में 18। लेकिन कहानी समझिएगा, हमें जो काम निकालना था वो तो यहां पर x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि औरत कितने दिन में कर रही है, आदमी कितने दिन में कर रहा है, उसका नाम हमने XY दिया था। तो हमारा मेन मोटिव यहां पर x और y की वैल्यू निकालना है, ना कि a और b की। तो a और b हमारे पास आ गया, a और b हमारे पास आ गया, इनकी वैल्यू को उठा के यहां पे और यहां पे रख दो, तो आपके पास x भी और y भी आ जाएगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 18,
1/18। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 जा x आ जाएगा और 18 1 जा 18 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 1/y इज इक्वल टू बी, और b का मतलब 1/36। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y 1 जा y हो जाएगा और 36 1 जा 36 हो जाएगा। मतलब आपके पास x की वैल्यू 18 आ रही है और y की वैल्यू 36 आ रही है। अब याद करो x हमने नाम किसका दिया था कि और एक औरत अगर उस पूरे के पूरे काम को अकेले करेगी तो वो कितने दिन में कर देगी, 18 दिनों में। जबकि एक आदमी पूरे के पूरे काम को अकेला करेगा तो वो कितने दिन में कर देगा, वो 36 डेज में कर देगा। तो ये हमारे पास यहां पर सेकंड का सेकंड पार्ट था। समझ आया आपको? उसके बाद बात करेंगे यहां पर सेकंड के थर्ड पार्ट की। और सेकंड का थर्ड पार्ट जो है बेसिकली वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है कि एक रूही नाम की लड़की है, वो ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम, अपने घर तक जाती है। मतलब वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस का मतलब है कि वो कुछ दूर ट्रेन से जाती है और कुछ दूर यहां पर बस से जाती है। अब ऐसा तो होता नहीं कि ट्रेन आपके बिल्कुल घर के सामने आ जाएगी और आपको वहीं उतारेगी जहां पर आपको उतारना था। तो कहानी में ऐसे चलता है कि मान लीजिए वो अपने घर के पास से चलती है, पहले ट्रेन में बैठ जाती है, फिर ट्रेन से जहां उतरती है वहां से उसको बस पकड़ना पड़ता है। कुछ ऐसी कहानी होगी। सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे लेती है। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बची हुई डिस्टेंस बस से जाती है तो उसको 4 घंटे का टाइम लगता है। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बचा हुआ बस से जाती है तो उसको 10 मिनट और ज्यादा लग जाते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई बेसिक पोर्शन नहीं है, वही स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाला कहानी है। तो सीधा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। मतलब आप ट्रेन की स्पीड अलग बता दो, ट्रेन की स्पीड कितनी है, और ये भी बता दो कि बस की स्पीड कितनी है। तो दो चीजें बतानी है। पहला तो हमें ये बताना है यहां पे स्पीड ऑफ ट्रेन। पहला हमें क्या बताना है यहां पर, स्पीड ऑफ ट्रेन। और दूसरा हमें क्या बताना है यहां पर, स्पीड ऑफ बस। तो ट्रेन की स्पीड नहीं पता, नाम दे दो x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड नहीं पता, नाम दे दो y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जो चीज नहीं पता उसी का नाम दे दिया। मुझे ट्रेन की स्पीड नहीं पता थी, मैंने x मान लिया। मुझे बस की स्पीड नहीं पता थी, मैंने y नाम दे दिया। समझ आया? अब उसके बाद कहानी में आ जाओ सबसे स्टार्टिंग में। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, वो टोटल कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है? तो यहां पर जो वो टोटल डिस्टेंस अपनी ट्रेवल कर रही है वो 300 किलोमीटर है। अब उसी 300 किलोमीटर में वो कुछ दूर बस से जाती है और कुछ दूर यहां पर ट्रेन से जाती है। तो सबसे पहली कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गया। सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली कहानी क्या है कि सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगा? कंडीशन नंबर फर्स्ट में जो टाइम है वो कितने घंटे का आ गया? 4 घंटे का आ गया। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 300 किलोमीटर टोटल है, 300 में से 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से जाती है और बाकी बचा हुआ बस से जाती है। तो सोचो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ गई यहां पर, ट्रेन से कितनी दूर गई वो, 60 किलोमीटर दूर गई, और बाकी बचा हुआ बस से गई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल 300 किलोमीटर उसे जाना था, जिसमें से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई है, तो बस से कितने दूर गई होगी? 240 किलोमीटर। नॉर्मल सी बात है, 240 किलोमीटर। भाई टोटल वाले में से इधर वाला माइनस कर दो तो बाकी बची हुई डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल करी। समझ आया? उसके बाद जो कंडीशन नंबर सेकंड है, मैं एक काम करता हूं यही साथ साथ लेके चलता हूं कंडीशन नंबर सेकंड को। कंडीशन नंबर सेकंड में उसका टाइम 10 मिनट ज्यादा लगता है। पहले कहानी है इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, इस बार वो ट्रेन से कितने किलोमीटर गई?
वो ट्रेन से 100 किलोमीटर गई है और बाकी बचा हुआ बस से गई है। तो टोटल 300 किलोमीटर जाना था। 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर तो उसने ट्रेन से चल लिया। तो सोचो वो बस से कितनी दूर गई होगी। नॉर्मल सी बात है, 200 किलोमीटर। 300 में से 100 माइनस कर दो, आपको बस का डिस्टेंस पता चल जाएगा। लेकिन कहानी में था कि टाइम ना अब 10 मिनट ज्यादा लग गया। तो 10 मिनट ज्यादा लगा, किससे ज्यादा लगा? पहले 4 घंटे का टाइम लग रहा था, अब 10 मिनट ज्यादा हो गया। तो 4 घंटे में 10 मिनट को प्लस कर दूंगा तो यहां वाला टाइम आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पहले मैं किसी काम को कर रहा था, कहीं जा रहा था और मुझे 4 घंटे का टाइम लग गया, लेकिन अब दोबारा मैं अगर वहीं जा रहा हूं तो मुझे 10 मिनट और ज्यादा लग गए। तो इसका मतलब जो पहले मैं यहां पर 4 घंटे गया था, उस 4 घंटे में मुझे 10 मिनट और ज्यादा लग गए, यही होगा। लेकिन कहानी समझना, यहां पर जो यूनिट है वो आर की है और यहां पर जो यूनिट है वो मिनट की है। जो हमने यहां पर उसकी स्पीड को माना है, जो हमारे पास नॉर्मल टाइम है, वो सारे के सारे आर में है। तो ये जो 10 मिनट है ना, 10 मिनट, इस 10 मिनट को भी आर में चेंज कर लो। अब सोचो, अगर आपको मिनट को आर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं? आपको पता है 1 मिनट में 1/60 आर होते हैं। भाई 1 घंटे में 60 मिनट, अगर अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1/60। तो अगर आपको मिनट को आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 10 को डिवाइड कर दो 60 से तो आर वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये कितना आ गया? 1/6। तो कहानी का मतलब है 4 प्लस 1/6। ये कहानी है हमारे पास। 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 मान लो। 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? यहां पर 6 आ जाएगा। 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 और 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब 24 और 1 को जब प्लस करोगे तो 25/6। मतलब अब उसको वहीं जाने के लिए 25/6 घंटे लगते हैं। 25/6, इसका मतलब 4 घंटे 10 मिनट। अब कहानी में आ जाना। देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट में आपको ट्रेन और बस दोनों की यहां पर स्पीड पता है, ट्रेन की और बस की दोनों की डिस्टेंस पता है और टोटल टाइम पता है। कंडीशन नंबर सेकंड में ट्रेन और बस की स्पीड पता है, ट्रेन और बस की डिस्टेंस पता है और दोनों का टोटल टाइम पता है। ऐसे समझना, पहले वाली कंडीशन में जब मैं उसको डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा था तो मुझे 4 घंटे का समय लगा था। इसका मतलब उसी 4 घंटे में मैं ट्रेन से भी गया होऊंगा और उसी 4 घंटे में मैं बस से भी गया होऊंगा। ऐसे समझ लेना कि मान लो 4 घंटे में से 1 घंटा मुझे ट्रेन में लग गया, बाकी 3 घंटे मुझे बस में लग गए। ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहां पर समझना, ये जो आपके पास टाइम दिया हुआ है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में 4 घंटे का टाइम है, कंडीशन नंबर सेकंड में 25/6 आवर का टाइम है। तो ये जो टाइम हम लोगों को दिया हुआ है ये टोटल टाइम है। मतलब जब आप इस वाली कंडीशन को सॉल्व कर रहे होगे तो ये टोटल टाइम होगा। आप ट्रेन से गए, आप बस से गए, फर्क नहीं पड़ता, टोटल टाइम आपका 4 घंटे लगा बस। कंडीशन नंबर सेकंड को आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये आपके पास टोटल टाइम होगा। इस टोटल टाइम में से कितने आप घंटे आप ट्रेन से चले, कितने घंटे आप बस से चले, फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये पता चल गया कि भाई टोटल ट्रेन मिला लो, बस मिला लो, टोटल टाइम मुझे इतना लगा। कहानी समझ आई? तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां पे तीनों चीजें दिखती हैं इस चीज का यूज करो, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये आपके पास यहां पर फॉर्मूला होता है। अब सोचो, मुझे टाइम पता है टोटल, मुझे यहां पर टोटल टाइम पता है कि भाई इसका टोटल टाइम 4 घंटे का है और इसका टोटल टाइम यहां पर 25/6 घंटे का है। तो इसका मतलब ये टोटल टाइम कब आया होगा? जब आपने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करा होगा। भाई टाइम कब आता है? टाइम तो तब आता है ना जब आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हो। तो एक काम करो,
कंडीशन नंबर फर्स्ट में आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ट्रेन और एक बस। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, आपके पास टाइम आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ट्रेन का टाइम निकालना है, टाइम ऑफ ट्रेन, तो टाइम ऑफ ट्रेन निकालने के लिए क्या करूंगा, ट्रेन की डिस्टेंस को ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर दूंगा। तो ट्रेन की डिस्टेंस 60 है और ट्रेन की जो स्पीड है वो यहां पर x है। अगर मुझे यहां पर टाइम ऑफ बस निकालना है, तो टाइम ऑफ बस निकालने के लिए बस की डिस्टेंस को बस की स्पीड से डिवाइड कर दूंगा। बस की डिस्टेंस है यहां पर 240 और बस की स्पीड है यहां पर y। अब ये जो 4 घंटा था ये आपके पास टोटल था, आप उसी में ट्रेन से चले हो उसी 4 घंटे में और उसी 4 घंटे में बस से चले हो। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने पर ये 4 घंटा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से 1 घंटा चले, उससे 3 घंटा चले, तो प्लस करने पर 4 घंटा आ जाएगा। यहां से भी 2 घंटे चले, यहां से भी 2 घंटा चले, तो दोनों को प्लस करने पर 4 घंटा आ जाएगा। तो ये जो 4R आपको दिया हुआ है इज नथिंग बट द टोटल ऑफ दिस एंड दिस। तो आप इन दोनों को प्लस कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, 60 अपॉन में 6 प्लस 240 अपॉन में y, और इन दोनों को प्लस करने पर ये 4R आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास तैयार हो गई। अब इसके पीछे आ जाओ, इसके पीछे पढ़ो, देखो इसके पीछे अगर मैं यहां पर टाइम ऑफ ट्रेन निकालूंगा, अगर मैं यहां पर टाइम ऑफ ट्रेन निकालूंगा कंडीशन नंबर सेकंड में, तो फिर से मुझे टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड, मैं ट्रेन का टाइम निकाल रहा हूं तो ट्रेन की डिस्टेंस को ट्रेन की स्पीड से डिवाइड। ट्रेन की डिस्टेंस है 100 और ट्रेन की स्पीड है x, तो इसका मतलब 100 अपॉन में x। अगर मैं यहां पर टाइम ऑफ बस निकाल रहा हूं तो बस का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ बस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बस। बस की डिस्टेंस कितनी है 200 और बस की स्पीड कितनी है y, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 अपॉन y। अब आप कुछ ना कुछ ट्रेन से चले होगे तो टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ बस से चले होगे तो टाइम लगा होगा, तो टोटल टाइम कितना लगा कंडीशन नंबर सेकंड में, टोटल टाइम कितना लगा 25 अपॉन 6। मतलब इन दोनों को प्लस करने पर ये 25 अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहां पर 100 अपॉन में x प्लस का 200 अपॉन में y और इज इक्वल टू वहां पे लिखा हुआ है 25 और डिवाइड बाय 6। कहानी समझ आई। अब दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई हैं। ये पूरा का पूरा हमारा बेसिक पोर्शन था, ये दो कंडीशन तैयार हो गई हैं। इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स को सॉल्व करा करते थे। तो ये कहानी को रफ कर दूं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो कहानी को रफ करते हैं। ओह, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि इसका नाम देंगे। क्यों नाम देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x और अनदर वेरिएबल है y। लेकिन ये दोनों के दोनों वेरिएबल अभी डिनोमिनेटर में रखा हुआ है और जब हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको सॉल्व यहां पर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले काम करते हैं, इनका नाम देते हैं। जैसे 60 के पास कुछ नहीं है 1 मान लो, 240 के पास कुछ नहीं है 1 मान लो, 100 के पास कुछ नहीं है 1 मान लो, 200 के पास कुछ नहीं है 1 मान लो। तो आपको यहां पर 1 अपॉन एक्स दिखाई दे रहा होगा, वही 1 अपॉन एक्स आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। तो एक काम करो, लेट कर लो कि जो 1 अपॉन एक्स है उसका नाम ए है, क्योंकि जो चीज यहां मिल रही है वही चीज यहां मिलनी चाहिए।
1/y आपको यहां दिखाई दे रहा होगा और वही 1/y आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। तो लेट कर लो कि ये जो 1/y है इसका नाम यहां पर b है, तो 1/x का नाम a लेट कर लो और 1/y का नाम यहां पर b लेट कर लो। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 60 के साथ 1/x का नाम आपने a दिया, प्लस का 240 के साथ 1/y का नाम आपने b दिया और इज इक्वल टू 4। ये एक हमारे सामने इक्वेशन आ गई। वैसे इक्वेशन यहां नीचे से बनाओ। 100 के साथ 1/x का नाम आपने a दिया, 200 के साथ 1/y का नाम आपने b दिया और इज इक्वल टू 25/6। अनदर इक्वेशन हमारे पास यहां से आ गई। उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। कैसे समझना, जरा ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से डिवाइड करके इसको छोटा बना लो, आसान हो जाएगा। तो आप इसी कंडीशन को यहां पर नाम दे देना, कंडीशन नंबर फर्स्ट सेकंड ऐसे। तो इसको यहां पर 4 से डिवाइड कर दो, इस वाली इक्वेशन को। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो 15 4 जा 60 हो गया, 60 4 जा 240 होता है, तो यहां पर 60b हो गया और यहां पर 4 1 जा 4 हो गया। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो। नीचे वाली इक्वेशन 25 से डिवाइड हो रही है, ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है। तो सबको 25 से डिवाइड कर दो। तो 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 4a आ जाएगा, 200 को 25 से डिवाइड करोगे तो 8b आ जाएगा और 25 से 25 गया तो आपके पास 1/6 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर इन जो दो इक्वेशन आई हैं, ये वाली और ये वाली, इसको सॉल्व करना है। कौन सा मेथड लगाऊं, इजी कौन सा पड़ेगा? मेरे हिसाब से यहां पर इजी एलिमिनेशन में भी नंबर बड़े बड़े हैं, कोई सा भी लगा लो। एक काम करते हैं, ये वाली कंडीशन हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मुझे लग रहा है बड़ा पड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। चलिए, सब्स्टिट्यूशन लगाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कंडीशन से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में ले जाके पुट करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां से ए की वैल्यू निकाली, तो ए की वैल्यू मुझे यहां पर क्या मिलेगी, 15a को एज इट इज रखो, प्लस का 60b उधर ले जाके माइनस कर दो, तो 1 माइनस का 60b आ गया। अब ये जो 15 मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले जाओ, तो जो आपके पास a है उस a की वैल्यू आ गई 1 माइनस का 60b और डिवाइडेड बाय 15। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। इस a को उठा के यहां पे पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 4 के साथ a की जगह क्या पुट करोगे, 1 माइनस का 60b और डिवाइडेड बाय 15 प्लस का 8b और इज इक्वल टू 1/6 आ गया। अच्छा, प्लस का 8b उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, यहीं पर काम कर दिया। अब ध्यान से समझना, यहां पर नीचे डिवाइड में 15 है, उसको यहां भेज दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 4 के साथ 1 माइनस का 60b इज इक्वल टू 15 के साथ ये हो गया 1/6 और माइनस का 8b। अब यहां से 4 को ब्रैकेट के अंदर भेजो और यहां से 15 को ब्रैकेट के अंदर भेजो। तो 4 को ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 6 जा 24 240b हो गया। 15 को अंदर भेजोगे तो 15/6 और 15 8 जा 120b हो गया। अब बीबी वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो माइनस का 120b उठा के इधर लाओ, ये प्लस का हो जाएगा यहां पे, और प्लस का 4 उठा के उधर ले जाओ, तो 15/6 में से 4 माइनस कर देना।
अच्छा, माइनस के 240 में 120 प्लस करोगे तो माइनस का 120 भी आ जाएगा, माइनस का 120 भी आ जाएगा। और यहां पर 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल तो 15 बचा, 6 को 1 से डिवाइड करा, 6 4 में मल्टीप्लाई तो 24। अब 15 में से 24 गया तो आपके पास कितना आ गया, आई थिंक 9 आ गया माइनस का, तो माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 6, मतलब माइनस का 120 बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9 और डिवाइड बाय 6। अब माइनस से माइनस उड़ा दो, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 120 को 3 से उड़ाओगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 b इज इक्वल टू आपका 1/2 आ गया। तो b की वैल्यू आ गई, 40 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ तो 40 2 जा 80, मतलब 1/80 आपका b आ गया। अब इस b को उठाओ, यहां पे पुट कर दो, a आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया a इज इक्वल टू 1 माइनस का 60 इंटू में b, और b की जगह लिखा हुआ है 1/80 और डिवाइड बाय 15, 0 से 0 कैंसिल तो 6/8 हो गया। इसके नीचे 1 मान के 1 और 8 का एलसीएम ले लो, तो आपके पास 8 आ जाएगा। 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 1 में मल्टीप्लाई 8, माइनस 8 से 8 कैंसिल, ऊपर बचा 6, नीचे लिखा हुआ है 1। तो a की वैल्यू आ गई, 8 में से 6 गया, यहां करते हैं, 8 में से 6 गया तो 2 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 1, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाला, तो 1 2 जा हो गया 2 डिवाइड बाय 15, 8 जा 120, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/60 आ गया। मेन मोटिव था x और y की वैल्यू निकालना, तो a की वैल्यू 1/60 आई है, इसको उठा के यहां पुट कर दो, तो आपका 1/x इज इक्वल टू a होता है, और a की वैल्यू कितनी है 1/60, कितनी है 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 जा x आ गया और 60 1 जा आपका 60 हो गया। b की वैल्यू 1/80 आई है, तो उठा के यहां पुट कर दो, तो 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y 1 जा y और 80 1 जा 80, तो x की वैल्यू 60 आई है और y की वैल्यू 80 आई है। x किसका नाम था, ट्रेन की स्पीड का, तो इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो बस की स्पीड है वो यहां पर 80 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारे सामने यहां पर सेकंड का थर्ड पार्ट था, और इसी के साथ यहां पर इसकी कहानी 3.6 की कहानी खत्म होती है। तो क्या ये आपको समझ आया?